नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो नागरिक विद्रोह है, जिसमें हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे एक ही शॉर्ट वीडियो में। ये जो कंटेंट है वो आपको बीपीएससी की तैयारी के लिए और साथ में यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, बिहार दारोगा, बीएसएससी, टीआरई जो एग्जाम्स होते हैं टीचर के बिहार में, और किसी भी पीसीएस के लिए आपके लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं टॉपिक में क्या पढ़ना है। और चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में आपको मैं पीवाईक्यू और मेंस के पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करा दूंगा, प्री और मेंस की, जिससे आपका ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाएगा और कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नागरिक विद्रोह है उसमें आता है सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से 1800 के बीच में चला था। काफ़ी लंबा चला था ये विद्रोह। आपको 1763 ही डेट याद रखना है इसमें, ठीक है। इसे फकीर विद्रोह का भी नाम जाना जाता है। फकीर विद्रोह भी कहते हैं सन्यासी विद्रोह को, क्योंकि सन्यासियों को उसमें फकीर कहते थे। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की भागीदारी समान रूप से इस विद्रोह में थी। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। 1770 के अकाल के बाद अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कठोर आर्थिक आदेशों से जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी, उसके कारण सन्यासियों के एक समूह ने यह विद्रोह किया था, इसलिए इसका नाम सन्यासी विद्रोह पड़ा। शुरू में जो सन्यासी विद्रोह था उसमें किसान लोग शामिल थे, लेकिन देखते देखते छोटे छोटे जो जमींदार थे जो परेशान हो रहे थे आर्थिक रूप से, वो भी इस विद्रोह में शामिल होते गए। सैनिक शामिल होते गए और ग्रामीण भी शामिल हो गए, जिससे इस विद्रोह का जो प्रभाव था वह व्यापक हो गया। मजनून शाह या मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये सब प्रमुख नेता थे सन्यासी विद्रोह के। वॉरेन हेस्टिंग्स लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद इस विद्रोह को दबा सकने में कामयाब हुए थे, लेकिन यह विद्रोह काफी लंबा चला था। अब ऐसा नहीं है कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1763 से 1800 तक वहां पे था, लेकिन फिर भी वॉरेन हेस्टिंग का नाम आता है। एक आनंद मठ नाम का उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उस में भी आपको ये जो आनंद मठ में आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्री में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो सन्यासी विद्रोह है इसका संबंध या इसका वर्णन किस ग्रंथ से है या किस उपन्यास से है, तो वो आनंद मठ है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ठीक है। दूसरा विद्रोह है अहोम विद्रोह, जो 1828 में हुआ था। यह ब्रिटिश जो थे, क्या हुआ था कि ब्रिटिश पहले एंग्लो बर्मा युद्ध में जो 1826 में यांडाबो की संधि हुई थी, उसमें असम से हटने के अपने वादे से पीछे हट गए थे। और अहोम जनजाति जो है, जो अहोम लोग हैं, वो असम में पाए जाते हैं। तो ब्रिटिशों ने कहा था कि पहला बर्मा युद्ध जो है, एंग्लो बर्मा युद्ध है, वो समाप्त होगा तो में याडाम्बो की संधि होगी, तो याडाम्बो की संधि के बाद वो असम से हट जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अहोम के क्षेत्र को कंपनी के क्षेत्रों में शामिल करने का प्रयास किया। अहोम विद्रोह जो हुआ 1828 में अहोम राजकुमार गोमधर कोनवार के नेतृत्व में लड़ा गया। धनंजय बोरगोहान और जयराम खारघरिया फुकन जैसे नेता भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। इनका नाम आपको याद रखना है, दो नाम है, धनंजय बोरगोहेन और जयराम खारघरिया, ठीक है। ब्रिटिशों ने ऊपरी असम को महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंप दिया, जबकि राज्य का एक हिस्सा असमिया राजा को वापस कर दिया गया। यह इस विद्रोह का परिणाम था। तो दो विद्रोह हमने पढ़ा यहाँ पे, एक सन्यासी विद्रोह और दूसरा अहोम विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 में शुरू हुआ और अहोम विद्रोह 1828 में शुरू हुआ। यहाँ जितने भी विद्रोह हैं प्री में और मेंस में, वो मैं सारा पढ़ाने वाला हूँ एक ही जगह पे। आपको प्री और मेंस की पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। कहीं से भी आपको प्रश्न आएगा, इसी कंटेंट से आप लिख पाओगे, प्री में भी आंसर दे पाओगे आराम से और मेंस भी लिख पाओगे। तो आपको वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना है। अब है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन भी एक तरह का विद्रोह था। ये वहाबी के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने वहाबी आंदोलन के बारे में डिटेल से पढ़ा था, क्योंकि उसका संबंध पटना से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर भी डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करी है आपको, ताकि आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाए और आप आराम से एग्जाम में लिख पाओ। तो वहाबी आंदोलन की बात करते हैं। वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इस्लाम धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था और इसकी स्थापना करी थी रायबरेली के सैयद अहमद ने। तो अगर संस्थापक का नाम आता है तो रायबरेली के थे सैयद अहमद खान, उन्होंने करी थी। सऊदी अरब में अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वली उल्लाह की शिक्षाओं से प्रभावित इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य था इस्लाम और समाज को शुद्ध करना, ताकि इसे पैगंबर मोहम्मद के समय की मूल प्रथाओं की ओर लौटाया जा सके। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो वहाबी आंदोलन था वो मुख्य रूप से मुस्लिम या इस्लामी
धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको दिखाया है लिख के, आप इस पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। तो पहला तो है शुद्ध इस्लाम की ओर वापसी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन ने आधुनिकता और पश्चिमी प्रभाव को अस्वीकार करते हुए इस्लाम की प्रारंभिक प्रथाओं की ओर लौटने का आह्वान किया। दूसरा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जिहाद और धार्मिक लामबंदी की बात करी। वहाबियों ने ब्रिटिशों के खिलाफ जिहाद की घोषणा करी, उन्हें दारुल हरब, जिसे युद्ध क्षेत्र कहते थे, के कब्जेदार के रूप में देखा और इस्लामी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। वहाबी सिद्धांत में जिहाद मुख्य रूप से आस्था के लिए एक व्यक्तिगत संघर्ष को संदर्भित करता है। आज का जिहाद नहीं, आतंकवादियों वाला। ठीक है, इसमें इस्लाम को शुद्ध करने और शरिया यानी कि इस्लामी कानून द्वारा शासित समाज की स्थापना के लिए उग्रवादी संघर्ष की अवधारणा भी शामिल है। तो उस समय जो जिहाद का मतलब था वो मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत संघर्ष था जिसके द्वारा आप इस्लाम को स्थापित कर सकते हैं, ये नहीं कि दूसरे को मारने से ही जिहाद आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दार उल इस्लाम का निर्माण। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को इस्लामी शासन के साथ प्रतिस्थापित करते हुए इस्लामी कानूनों द्वारा शासित राज्य की स्थापना करना था। अब इसमें क्या हुआ? सैन्य अभियान की गई, ये पॉइंट है सैन्य अभियान। इस आंदोलन ने आरंभ में पंजाब के सिख साम्राज्य के विरुद्ध और बाद में 1849 में पंजाब पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। तो इसमें पहले ही बोला जा चुका है कि जो जिहाद किया जाएगा उसमें व्यक्तिगत संघर्ष किया जाएगा और शरिया इस्लामी कानून द्वारा शासित राज्य की स्थापना की जाएगी। तो जो सैन्य अभियान किया गया इस वहाबी आंदोलन के अंतर्गत, उसमें सबसे पहले पंजाब के सिख साम्राज्य के विरुद्ध किया गया, उसको जीता गया और 1849 में पंजाब पर जब कब्जा हो गया तो अंग्रेजों के खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाया गया। अब ब्रिटिश दमन का पर्दाफाश, इसके परिणाम क्या क्या हुए ये समझते हैं। तो इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के अधीन मुसलमानों के शोषण को उजागर किया और उनके हितों की रक्षा के लिए इस्लामी शासन की मांग की। सशस्त्र प्रतिरोध, देखिए सैन्य अभियान, सशस्त्र प्रतिरोध दोनों एक जैसा ही लगता है, लेकिन इसको आप अलग पॉइंट्स में लिखिएगा कि वहाबियों ने उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश नियंत्रण को चुनौती देते हुए ब्रिटिश सेना और सहयोगियों के खिलाफ छापे मारे थे, इसलिए इसमें कहा जाता है कि सशस्त्र प्रतिरोध भी किया गया था। अब इस आंदोलन का पतन कैसे होता है? कारण देख लिया, क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या परिणाम हुआ वो देख लिया। अब पतन की बात करते हैं। तो पतन में देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा वहाबी आंदोलन के दमन और इस्लामी राज्य की स्थापना में विफलता के कारण इसका पतन हुआ। हालांकि आंदोलन की वैचारिक विरासत कायम रही, जिसने भारत और अन्य देशों में बाद के इस्लामी सुधार आंदोलनों को प्रभावित किया। ये जो वहाबी आंदोलन स्टार्ट हुआ था सऊदी अरब के अब्दुल वहाब से और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह से, जिसको पूरे देश में भारत में रायबरेली के सैयद अहमद ने फैलाया था, जो शुद्ध इस्लाम की ओर वापसी की बात करता था, है ना, जिहाद की बात करता था, धार्मिक लामबंदी की बात करता था, दारुल इस्लाम के निर्माण की बात करता था, उसका पतन इसलिए हुआ कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन यह आंदोलन, यह वहाबी आंदोलन बाद में भारत ही नहीं अन्य जो बाहर के देशों में भी इस्लामी सुधार आंदोलन हुए उन सबको प्रभावित किया था, इतना ज्यादा प्रभावशाली था। इस तरह से हमने वहाबी आंदोलन को पढ़ा। अब आगे देखते हैं कौन सा पढ़ना है विद्रोह। अगला है पागलपंथी विद्रोह, 1830 से 1840 के दशक में। यह एक अर्ध धार्मिक समूह था। जो पागलपंथी विद्रोह है वो एक अर्ध धार्मिक समूह है जिसकी स्थापना करम शाह ने तत्कालीन बंगाल प्रांत के उत्तरी जिले मैमन सिंह में की थी। इस विद्रोह में मुख्य रूप से हाजोंग और गारो जनजातियां शामिल थी। आपको ध्यान रखना है, किसी भी विद्रोह से प्रश्न आएगा अगर प्री में, तो वह पूछेगा किस प्रांत में था यह विद्रोह और कौन सी जनजातियां या कौन से लोग शामिल थे और कौन इसके संस्थापक थे या नेतृत्वकर्ता थे। तो पागलपंथी विद्रोह की बात करें तो बंगाल में था। कहाँ हुआ था? मैमन सिंह जिले में। और कौन से जनजातियां शामिल थी? हाजोंग और गारो, और जो नेतृत्वकर्ता थे वो था टीपू। टीपू जो है वो करम शाह का पुत्र था। ठीक है, और इसके नेतृत्व में ही जमींदारों, संगठित जमींदारों के दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ लड़ने के लिए ये विद्रोह चला था। पागलपंथियों ने 1825 से 1835 तक एक निश्चित सीमा से अधिक किराया देने से इनकार कर दिया और उन्होंने जमींदारों के घरों पर भी हमला किया। आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया गया और फिर भी सरकार ने किसानों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय तो पेश किए ही थे। वैसे तो जो भी आंदोलन उस समय होते थे, अंग्रेज इतने सशक्त हो गए थे कि उसको कुचल देते थे, लेकिन इस आंदोलन के बाद किसानों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने कुछ उपाय किए थे। अब कच्छ विद्रोह की बात करते हैं। अभी हम नागरिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो आगे हम किसान आंदोलन की बात करेंगे। तो अब कच्छ विद्रोह की बात करते हैं जो 1816 से 1832 तक चला था। तो सन 1816 में
1816 में अंग्रेजों और कच्छ के राजा भारमल द्वितीय के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत सत्ता सिंहासन के हाथों में निहित हो गई। संधि में क्या हुआ कि कच्छ के राजा ने बोल दिया कि अब जो ब्रिटिश सरकार है उसी के हाथ में हमारी सत्ता रहेगी, है ना। सहायक संधि ऐसा ही था। अंग्रेजों ने आंतरिक कलह में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सरदारों के सक्रिय समर्थन से राजा ने विद्रोह कर दिया। क्या होता था, एक बार संधि हो जाती थी तो अंग्रेज अपना एक बंदा उसके दरबार में छोड़ देते थे जो सारा काम देखता था। अब दरबार में छोड़ने पे क्या होगा, वो अंदर के कलह में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जो उनका अपना निजी मामला था। इस वजह से कुछ सरदार और समर्थन किया राजा को, और राजा ने, कच्छ के राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे कच्छ का विद्रोह कहा गया, जो 1816 से 1832 लगभग 16 साल चला। राजा पराजित हुए, ऑब्वियस है, और अंग्रेजों ने उनके शिशु पुत्र को शासक बना दिया। एक ब्रिटिश निवासी को एक रीजेंसी परिषद की स्थापना से वास्तविक शासक बना दिया गया। देखिए क्या होता था, सहायक संधि जो वेलेस्ली लेके आया था, वेलेस्ली क्या कहता था कि हम अपना एक रेजिडेंट देंगे आपके यहाँ, जो हमारे साइड से पूरा शासन आपका देखेगा। और जब व्यक्तिगत सिद्धांत आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, जो डलहौजी लेके आया था, तो वो क्या करता था, वो उस राज्य को पूरी तरह से हड़प लेता था। वो कहता था कि आपके राज्य का कोई वारिस नहीं है, आपका अपना अगर कोई वारिस नहीं है तो आप किसी दत्तक पुत्र को नहीं ले सकते, और आपका कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो अब अंग्रेज शासन करेंगे। तो इन दोनों में अंतर था। तो अभी जो है वो सहायक संधि की बात हो रही है, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया, सहायक संधि तो पहले ही कर ली थी कच्छ के राजा के साथ। जब वो विद्रोह करता है तो उसको हरा देता है और उसके छोटे बच्चे को बोलता है ये अब शासक होगा, ठीक है। और चूंकि छोटा बच्चा शासक हो नहीं सकता, वो माइनर है, तो उसकी सहायता के लिए एक रीजेंसी परिषद बना देता है और बोलता है कि वास्तविक शासक अब यही होगा। मतलब एक तरह से कब्जा हो गया कच्छ पे, ठीक है। कुछ सरदारों ने विदेशी शासन के विरुद्ध अपना विद्रोह जारी रखा। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की खबर ने सरदारों के विद्रोह को करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भारमल द्वितीय की पुनर्स्थापना की मांग की। ये सब चीजें घटना घटित हुई थी कच्छ विद्रोह के टाइम में। व्यापक अभियानों के विफल होने की स्थिति नियंत्रण में आने पर कंपनी के अधिकारियों को सुलह की नीति अपनानी पड़ी। इतना ज्यादा आंदोलन हो गया था और सैन्य अभियान जो अंग्रेजों के थे वो विफल हो गए थे, इसलिए यहाँ पर कंपनी ने सुलह की नीति अपनाई थी। तो हमने पागलपंथी पढ़ा इस स्लाइड में और कच्छ का विद्रोह पढ़ा। आगे चलते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कुका विद्रोह और दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। कुका विद्रोह सिखों का विद्रोह था जो 1840 में हुआ था। तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो भगत जवाहर मल थे और सियान साहब थे, और ये मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब में यह विद्रोह शुरू हुआ था। तो सियान साहब जब हुए उसके बाद बाबा राम सिंह, जो नामधारी सिख संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने इस आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में काम किया या उभरे। सिखों के बीच जाति और इसी तरह के भेदभाव का उन्मूलन करने, मांस खाने, शराब और नशीली दवाओं का सेवन को हतोत्साहित करने और महिलाओं को एकांतवास से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहन करना है इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। कुका जनजाति का राजनीतिक उद्देश्य अंग्रेजों को हटाकर पंजाब पर सिख शासन को पुनर्स्थापित करना था। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता कि ये सामाजिक उद्देश्य क्या था, ये राजनीतिक उद्देश्य क्या था, तो वो आपको थोड़ा सा लेंदी लगता, पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल होता। इसलिए मैंने बिल्कुल इजी रखा है, इसको पॉइंट वाइज समझाया। आप समझ जाओगे जब आपको याद हो जाएगा तो कि कौन सा सांस्कृतिक या सामाजिक उद्देश्य था और कौन सा राजनीतिक उद्देश्य था। तो सामाजिक उद्देश्य में क्या था, मांस खाना, शराब और नशीली दवाओं का सेवन ना करना और महिलाओं को एकांतवास से बाहर निकालना, ये सब काम था। और जो राजनीतिक उद्देश्य था वो कुका जनजाति का था कि वो अंग्रेजों को हटा दें पंजाब से और पंजाब पर सिख शासन को पुनर्स्थापित करें पहले के, ठीक है। आगे चलते हैं। कुका समुदाय ने स्वदेशी और असहयोग की अवधारणाओं का प्रचार प्रसार, अनुयायियों के हाथ से बुने हुए कपड़े पहनने और अंग्रेजी कानूनों और शिक्षा का बहिष्कार करने की अपील करके, जो प्रचार प्रसार किया किस तरह से किया, तो जो अनुयायियों ने हाथ से कपड़े बुने हैं उसी को पहनिए और अंग्रेजी कानून और शिक्षा का बहिष्कार कीजिए। इस तरह से मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने से बहुत पहले ही कर दिया था। मतलब जो बाद में असहयोग आंदोलन आया था, जो गांधी जी लेके आए थे, है ना, या सविनय अवज्ञा लेके आए थे, उसकी शुरुआत कुका ने बहुत पहले कर दिया था। तभी उन्होंने कह दिया था कि हाथ से बुने हुए कपड़े पहनो, जिसको बाद में अंग्रेजी जी चरखे पे लेके आए गांधी जी, और अंग्रेजी कानून और शिक्षा का बहिष्कार करो, जो बाद में हुआ था सहयोग आंदोलन में। आगे अंग्रेजों ने 1872 तक इस आंदोलन को सफलतापूर्वक दबा दिया और राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। जो बाबा राम सिंह थे उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। आगे है दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, जो 1808 से 1809 के बीच में हुआ था। तो त्रावणकोर उस समय राज्य था। त्रावणकोर राज्य के
ने 1805 में वेलेजली के अधीन सहायक संधि पर सहमति व्यक्त की। ये वही वेलेजली है जिसकी बात मैं पहले कर रहा था इसके पहले वाले स्लाइड में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कठोर शर्तें लागू की जिससे असंतोष उत्पन्न हुआ। देखिए जो वेलेजली की सहायक संधि थी ना, वो थी ही इसीलिए कि वो किसी पूरी तरह से चाहता था कि राज्य को कब्जे में ले, तो शर्तें कठोर ही होंगी और संतोष उत्पन्न होगा, इसलिए हर जगह पे अपने देश में विद्रोह हो रहा था। तो ये त्रावणकोर राज्य की बात हो रही है, 1805 में ऐसा हुआ था। ब्रिटिश निवासियों ने राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री वेलुथम्पी जो नैयर सैनिकों की सहायता से आगे बढ़े और इन्होंने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। थम्पी ने कुंदारा नामक स्थान पर एक सभा को संबोधित किया और उनसे अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया। इसको कुंदारा घोषणा पत्र नाम दिया जाता है। अगर मान लो कहीं एग्जाम में मेंस में 20 शब्दों में या 50 शब्दों में ये लिखने आ जाए कि कुंदारा घोषणा पत्र क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुंदारा घोषणा पत्र दीवान वेलुथम्पी का जो विद्रोह था उसी का एक घोषणा पत्र था। थम्पी ने कुंदारा नामक जगह पे सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाओ, इसलिए इसे कुंदारा घोषणा पत्र कहा गया। ठीक है, किसकी सहायता से विद्रोह किया था वेलुथम्पी ने? नैयर सैनिकों की सहायता से। राज्य कौन सा था? त्रावणकोर। ठीक है, शांति बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया गया। किसने चलाया होगा? ब्रिटिशर्स ने चलाया होगा। ठीक है, महाराजा ने अंग्रेजों का साथ दिया और थम्पी ने पकड़े जाने से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। विद्रोह जल्दी समाप्त हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था? वेलुथम्पी, लेकिन महाराजा जो थे उन्होंने साथ दे दिया त्रावणकोर के महाराज ने अंग्रेजों का। आपको पता ही है यहाँ क्या होता था देश में पहले। इस तरह से ये विद्रोह भी कुचल दिया गया। तो कुका विद्रोह पढ़ा हमने इस स्लाइड में और दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह पढ़ा 1860 से 1809। आपको सारे विद्रोहों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न आते ही आते हैं और मैं चैलेंज करता हूं जब आप इस पूरा स्लाइड को देखोगे, पूरे वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखोगे, एक भी प्रश्न अगर कहीं अलग से पूछा जाए तो आप बिल्कुल कमेंट में जाके लिखना कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया। आगे चलते हैं। फ्राइजी विद्रोह 1838 टू 1857 पूर्वी बंगाल में हुआ था। फरीदपुर जगह का नाम है और किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था। इसने आमूलचूल धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की वकालत की। यह विद्रोह शरीयतुल्लाह और उनके बेटे मुहसिनुद्दीन अहमद दादू मियां के नेतृत्व में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना था। दादू मियां का नाम कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। दादू मियां का संबंध फ्राइजी विद्रोह से था जो 1838 से 1857 के बीच में हुआ था बंगाल के फरीदपुर में। ठीक है, फरीदपुर में। अब इन्होंने जमींदारों के खिलाफ किराएदारों के आंदोलन का भी समर्थन किया था। यह हर जगह होता था विद्रोह। अगला है पलामू में विद्रोह। अब बिहार की बात होने वाली है, ये बिहार झारखंड की। ठीक है, पलामू में राजनीतिक स्थिति कृषि, जमींदारी और सामंती व्यवस्था के संकटों से जटिल हो गई थी। 1800 ईस्वी में क्या हुआ था? चेरो सरदार भूखन सिंह ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, जो पलामू का विद्रोह कहलाया। कर्नल जोन्स ने विद्रोह को दबाने के लिए पलामू और सरगुजा में 2 साल तक डेरा डाला और विद्रोह को दबाया, लेकिन विद्रोह 2 साल तक चला। भूखन सिंह की मृत्यु 1802 में हो गई और उसके बाद विद्रोह शांत हो गया। जब तक वो जिंदा रहे तब तक विद्रोह चलता रहा पलामू में। आगे देखते, आगे है गंजम और गुमसुर में विद्रोह और हरियाणा क्षेत्र में विद्रोह। देखिए दोस्तों, जो स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया है जो राजीव अहीर सर ने लिखा है, मैंने वो किताब पढ़ी है और जो भी और भी जो अच्छे खासे इंस्टीट्यूट हैं यूपीएससी के या बीपीएससी के, उन्होंने भी बहुत सारे विद्रोहों को पढ़ाया है अलग अलग। मैंने क्या किया है, सारे विद्रोहों को एक जगह कंसोलिडेट कर दिया। ये हो सकता है वीडियो 1 घंटे का हो जाए, लेकिन आप यकीन मानो आपका कोई भी विद्रोह छूटेगा नहीं। ऐसे ही मैं जब किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा तो 1857 से पहले और बाद के जितने भी किसान आंदोलन हुए वो सबको मैं एक जगह ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप, मेरा ध्येय ये है, मेरा उद्देश्य है कि आपको एक ही जगह पे पूरा कंटेंट मिल जाए। प्री का पीवाईक्यू और मेंस का पीवाईक्यू मिल जाए ताकि उसके बाद आपको टॉपिक के लिए कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो गंजम और गुमसुर में विद्रोह की बात करते हैं। 1800 से 8 में चला था और 1835-37 जाता है, 2 बार विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो गंजम जिले के गुमसुर के जमींदार स्ट्रीकारा भंज, ये नाम था, ठीक है, ने 1757 में राजस्व देने से इनकार कर दिया। 1800 में खुलेआम विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, अब स्त्रीकारा नहीं है, स्त्रीकारा, स्त्रीकारा जो भी है नाम है, आपको एक बार आप चेक करना, आपको अभी स्त्रीकारा ही पढ़ना है। ठीक है, अन्य कई जमींदार भी इनके साथ शामिल हो गए। अंग्रेजों को स्त्रीकारा के कुछ जिले आवंटित करने पड़े। धनंजय भंज ने
1807 से 1808 में अपने पिता जो स्त्रीकारा भंज था, आप भंज याद रखिए, है ना, से सत्ता संभाली थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन 1815 में उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए 2 नाम आएगा, स्त्रीकारा भंज आएगा जो गुमसुर का, गंजन जिले के गुमसुर का जमींदार था। 1797 में रेसिडेंस इनकार किया, 1800 में खुलेआम विद्रोह कर दिया। फिर उसका बेटा आएगा धनंजय गंज, ये भी 1807 से 8 तक अपने पिता की सत्ता संभाली और इसने भी विद्रोह कर दिया, लेकिन 1815 में उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, बकाया चुकाने में असमर्थ धनंजय भंज 1830 में फिर से अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब 1815 में आत्मसमर्पण किया तो बोला कि ये दो इतने पैसे दो, इतना लगान दो, वो भी कुछ दिनों तक दिया उन्होंने, 10-15 साल तक। फिर वो परेशान होने लगे, फिर से उठ खड़े हुए तो 2 बार विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सेना ने नवंबर 1835 में गुमसुर और कोलाइडा पर कब्जा कर लिया। इस विद्रोह ने सरकार के अधिकारों को काफी हद तक कम कर दिया, लेकिन धनंजय की दिसंबर 1835 में मृत्यु हो गई और उनके अनुयायियों ने प्रतिरोध जारी रखा। यह संघर्ष फरवरी 1837 तक चला, जब एक प्रभावशाली नेता दुरा बिसाई को गिरफ्तार कर लिया गया, गुमसुर की जमींदारी छीन ली गई। तो विद्रोह की शुरुआत करी थी स्त्रीकारा भंज ने, उसको आगे चलाया उसके बेटे धनंजय भंज ने, और अंत में जब विद्रोह समाप्त हो रहा था उस समय उसका नेता था दुरा बिसाई। तो ये तीनों नाम आपको याद करना है। 1800 ईस्वी से शुरू होता है, 1837 तक चलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब है हरियाणा क्षेत्र में जो नागरिक विद्रोह हुए थे उसके बारे में पढ़ते हैं, जो 1803 टू 1810, 1810 से 1803 से 1810 तक चलेगा। 1803 में हुई सूरजी अर्जुन गांव की संधि के तहत हरियाणा क्षेत्र का नियंत्रण सिंधिया से ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। पहले सिंधिया वैसे तो अंग्रेजों के दोस्त थे, लेकिन यहाँ पर यह लिखा है कि सूरजी और अर्जुन गांव की संधि जो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1803 में, उसमें हरियाणा जो है वो सिंधिया से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था, हरियाणा क्षेत्र का नियंत्रण। ठीक है, अंबाला, करनाल और थानेसर के सिख सरदारों ने कंपनी शासन का कड़ा विरोध किया। पश्चिमी हरियाणा क्षेत्र में ब्रिटिशों के खिलाफ विरोध का आयोजन मुस्लिम भाटी राजपूतों द्वारा सिरसा और रानिया के जाबिता खान, फतेहाबाद के खान बहादुर खान के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, रोहतक, जगहों का नाम देख लीजिए, रोहतक, भिवानी और हिसार के पूर्वी हिस्से वाले क्षेत्र के लोग कंपनी द्वारा चुने गए शासकों के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। तो देखिए कहां कहां विद्रोह हो रहा था, अंबाला, करनाल, थानेसर, ठीक है, उसके बाद फतेहाबाद, ठीक है, सिरसा, रोहतक, भिवानी, हिसार, ये सब जगह पर विद्रोह हो रहा था। ठीक है, ब्रिटिश और उस क्षेत्र के लोगों के बीच एक लंबा और खूनी संघर्ष छिड़ गया। हरियाणवी वैसे ही होता है। दिल्ली से भारी संख्या में सेना और भारी तोपखाने के बल पर अंग्रेजों ने भिवानी शहर की दीवारों को तोड़ दिया और भीषण युद्ध के बाद जल्द ही भिवानी पर कब्जा कर लिया। हांसी के किले को सैन्य छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको हरियाणा क्षेत्र के विद्रोह के बारे में याद रखना है। जब हरियाणा पीसीएस का एग्जाम दोगे, जैसा मैं बोलता हूँ वीडियो के शुरुआत में कि आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम दोगे आपको उसका फायदा मिलेगा। तो अब देखो जो त्रावणकोर वाला है या हरियाणा वाला है, ये स्टेट स्पेसिफिक है। हो सकता है ये यूपीएससी में पूछे, बीपीएससी में ना पूछे, लेकिन हरियाणा से कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये पूछ सकता है। तो हरियाणा क्षेत्र में जो विद्रोह हुए उसका क्या कारण था, क्यों विद्रोह हुए, कहाँ हुए, क्या परिणाम हुआ, कैसे दबाया गया, ये चीजें आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आपको हरियाणा का विद्रोह मैंने पढ़ा दिया है। आगे है पोलीगर विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रिटिश शासन के अधीन दमनकारी भूराजस्व प्रणाली के विरुद्ध डिंडीगुल, कहीं डिंडीगुल लिखा, कहीं दिंडीगुल लिखा, तब दिंडीगुल पढ़ो। दिंडीगुल और मालाबार के पोलीगारों ने विद्रोह किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में पोलीगारों के छिटपुट विद्रोह 1856 तक जारी रहे। देखिए 1795 से 1805 तक तो चला ही, उसके बाद भी 51 साल तक ये जारी रहा। ठीक है, विद्रोह मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। मुख्य केंद्र था तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई और उत्तरी अरकोट। तो तीनों चरण को पहले पढ़ते हैं। पहला चरण है, यह उस चरण के साथ मेल खाता है जब अरकोट के नवाब ने तिरुनेलवेली और कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन और नियंत्रण पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था को सौंप दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा लगता है मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, ये पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं होगा, मैं इसको सुधार दूंगा, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है ये। ठीक है, तो इसमें है कि पहला चरण वो था, उस घटना के साथ मेल खाता है जब अरकोट के नवाब ने तिरुनेलवेली और कर्नाटक प्रांतों का प्रबंध और नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक है, अब तक संप्रभु रहे पोलीगारों ने पंजालन कुरिची के पोलीगार कट्टा बोम्मन नायकन के नेतृत्व में कराधान के खिलाफ विद्रोह कर दिया
उन्होंने 1795 से 1799 के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, शुरुआती असफलताओं के बाद ब्रिटिश सेना कट्टा बोम्मन को हराने में सफल रही और उसे फांसी पर लटकाकर मौत की सजा दे दी। तो कट्टा बोम्मन का नाम आपको याद रखना है। किस विद्रोह से जुड़े थे? तो वो था पोलीगर विद्रोह। ठीक है, अब दूसरा चरण की बात करते हैं। पहला चरण हो गया, अब सेकेंड जो भी स्टेज था उसकी बात करते हैं। पहले चरण से कहीं अधिक हिंसक था दूसरा चरण। इसकी शुरुआत फरवरी 1801 में पालम कोट्टा के जिले से में जो कैद थे पोलीगार, उन्होंने भाग गए थे वहां से, उसके वजह से शुरू हुआ विद्रोह का सेकंड स्टेज। कट्टा बोम्मन के भाई उमाथुरई के नेतृत्व में इस विद्रोह को अक्टूबर 1801 में दबा दिया गया। देखिए, जो पहला चरण था उसका जो सेना था का जो सेनापति था या फिर जो विद्रोह का संरक्षक था या आगे लेके जा रहा था, नेतृत्व करता था, वो था कट्टा बोम्मन। और दूसरे चरण का जो था, जो विद्रोह को आगे ले रहा था, वो कट्टा बोम्मन का ही भाई था, उसका नाम था उमाथुरई, नाम याद रखिएगा। तीसरा चरण 1803 से 1805 के बीच उत्तरी आरकोट के पोलीगारों ने फिर से विद्रोह कर दिया, क्योंकि उन्हें कवाल शुल्क, मैं बताता हूँ कवाल क्या है, कवाल शुल्क वसूलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो कवाल जो है वो, कवाल को चौकी कहते थे और यह तमिलनाडु की एक प्रांतीय संस्था थी। यह एक वंशानुगत ग्राम पुलिस कार्यालय था जिसके पास विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां थी। और अंग्रेजों ने कहा कि अब ये जो है संस्था ये टैक्स नहीं लगाएगी, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो पोलीगारों ने 3 बार विद्रोह किया और 3 चरण में विद्रोह हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला का जो नेतृत्व करता था उसका नाम था कट्टा बोम्मन, दूसरे का उमाथुरई, है ना, और तीसरा पोलीगारों ने विद्रोह कर दिया था कवाल शुल्क वसूलने के अधिकार से वंचित करने पे। इस तरह से पोलीगर विद्रोह को हम पढ़ते हैं। पोलीगर विद्रोह तो अच्छा खासा नोट्स मैंने बना के दिया है आपको, एग्जाम में आएगा, सीधा यहाँ से उतार दीजिएगा, हूबहू पूरे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कोल्हापुर और सावंतवाड़ी विद्रोह, महाराष्ट्र की बात हो रही है, और फिर सूरत गुजरात की बात होगी। तो कोल्हापुर और सावंतवाड़ी विद्रोह, देखिए नागरिक विद्रोह का मतलब क्या है, देश में हर जगह कोई ना कोई विद्रोह हो रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नागरिक कर रहे थे, तो मैंने सबको एक जगह ही रख दिया है। 1844 के बाद कोल्हापुर राज्य के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप मराठा किलों के सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। ठीक है, गडकरी जो इन छावनियों में तैनात थे और वंशानुगत सैन्य वर्ग से थे, नई योजनाओं से हाशिए पर चले गए। इनको हटाया गया तो ये बेचारे नाकारे हो गए। ठीक है, उन्होंने विद्रोह कर दिया और समनगढ़ और भुदरगढ़ किलों पर कब्जा कर लिया। पहले सैनिक थे वो, ट्रेंड थे। इसी तरह के असंतोष के कारण सावंतवाड़ी क्षेत्रों में भी विद्रोह हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र को नियंत्रण में लेने के लिए कई कानून लागू किए। तो इस तरह से कोल्हापुर सावंतवाड़ी का विद्रोह हुआ। कोल्हापुर राज्य का पुनर्गठन हुआ, मराठा किलों के सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। वो जो टुकड़ी थी वो गडकरी लोग थे जो वंशानुगत सैन्य वर्ग थे, उन्होंने ये जो योजना आई कि भंग कर दो, उससे विद्रोह कर दिया। समनगढ़ भुदरगढ़ किलो कब्जे में ले लिया। यह विद्रोह सावंतवाड़ी भी पहुंचा, इसलिए इसको सावंतवाड़ी और कोल्हापुर का विद्रोह कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। कब हुआ था? 1844 में। किसने किया था? मराठा किलो जो सैन्य टुकड़ी थे, जो गडकरी थे, उन्होंने किया था। ठीक है, अब है सूरत नमक आंदोलन 1840 का दशक। ये गांधी जी वाला नमक सत्याग्रह नहीं है, ये अलग है, इसको पढ़िए। 1844 में सरकार ने नमक पर शुल्क 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया। परिणाम क्या हुआ? यूरोपियन को सूरत के लोगों के हमलों का सामना करना पड़ा और जन आंदोलन का सामना करते हुए सरकार ने अतिरिक्त नमक शुल्क वापस ले लिया। कई जगह ऐसा होता था कि सरकार कुछ टैक्स बढ़ाती थी या कुछ गलत काम करती थी, फिर विद्रोह अगर हो गया तो फिर उसको कम कर देती थी या वापस ले लेती थी टैक्स को या बढ़ाना को घटाती थी फिर से, या अगर नहीं विद्रोह किया तो उसी पे लाके छोड़ देती थी। ये चीज होता था। तो हमने कोल्हापुर सामंतवादी विद्रोह पढ़ लिया, हमने सूरत नमक आंदोलन पढ़ लिया 1840 के दशक का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है वाघेरा विद्रोह 1818-1820 और अवध में नागरिक विद्रोह 1799। हालांकि पहले अवध में नागरिक विद्रोह हुआ था, फिर वाघेरा, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो वाजिर अली खान अंग्रेजों की मदद से सिंहासन पर आसीन हुए 1797 में। ठीक है, जल्द ही अंग्रेजों के साथ उनके संबंध खराब हो गए और उनकी जगह उनके चाचा सादत अली खान द्वितीय को सिंहासन पर बिठा दिया गया। देखिए, जब अवध के नवाब की बात आती है तो सादत अली खान की बात आती है। तो वजीर अली खान जो था वो अंग्रेजों की मदद से सिंहासन पर बैठा। अंग्रेजों ने बोला ये सब करके दो, उन्होंने नहीं दिया, तो फिर उसके चाचा को बिठा दिया, जिसका नाम था सादत अली खान। ठीक है, ये हर जगह करते थे अंग्रेज। वजीर अली खान को बनारस में पेंशन दी गई, बोला गया बनारस जाओ, वहीं रहो, पेंशन देंगे आपको। ठीक है, हालांकि जनवरी 1799 में 1799 में उन्होंने ब्रिटिश नागरिक जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर दी, जिन्होंने उन्हें दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया था। ठीक है, वजीर अली के अंगरक्षकों ने 2 अन्य यूरोपीय लोगों को भी मार डाला था
और बनारस के मजिस्ट्रेट पर भी हमला किया। यह पूरी घटना बनारस नरसंहार के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर बनारस नरसंहार की बात होती है तो इसको आपको अवध में नागरिक विद्रोह 1799 से जोड़ना है, आपको ये वजीर अली खान से जोड़ना है। किसकी हत्या की थी उसने? जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की। क्यों बनारस में? क्यों? क्योंकि बनारस में ही उनको रखा गया था, पेंशन दिया जा रहा था, क्योंकि उनके चाचा सादत अली खान को अंग्रेजों ने बैठा दिया था उनको हटा के। ठीक है, और उनके ही लोगों ने 2 अन्य यूरोपीय लोगों की भी हत्या कर दी थी और बनारस के मजिस्ट्रेट पर भी हमला कर दिया था। इसलिए इस पूरी घटना को बनारस नरसंहार के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वजीर अली अंग्रेजों से पराजित हुए, लास्ट में तो हारना ही था। जयपुर के शासक ने उन्हें शरण दी थी। उन्होंने 1799 में आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें कलकत्ता के फोर्ट विलियम में कैद कर दिया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया था अंग्रेजों ने, पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1794। 1758 की एक संधि के तहत विजयनगरम के राजा आनंद गजपति राजू और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने उत्तरी सिरकार से फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया। हालांकि पूर्वी आयरलैंड गणराज्य अपने वादे से मुकर गया और आनंद की मृत्यु अंग्रेजों से मुकाबला करने के पहले ही हो गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा विजयाराम राजू से नजराना वसूलना शुरू कर दिया और उनसे अपनी सेना भंग करने के लिए कहा। मांग मानने से इनकार करते हुए राजा ने विद्रोह कर दिया और पद्मनाभम विशाखापत्तनम जिला के युद्ध में शहीद हो गए। विजयनगरम कंपनी के शासन के अधीन आ गया। विजयनगरम का विद्रोह और उसके राजा ने विद्रोह किया 1794 में। क्यों किया? क्योंकि नजराना वसूलना शुरू किया था और मांग मांगने से उन्होंने मानने से इनकार कर दिया राजा ने, और पद्मनाभम विशाखापत्तनम जिला के युद्ध में वो शहीद हो गया और विजयनगरम कंपनी शासन में आ गया। ये बार बार पूछा नहीं जाता है, फिर भी ये जरूरी था कि आपको सारे विद्रोह को बताऊं, तो इसे बता दूं। तो विजयनगरम का राजा का विद्रोह 1794 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। संधि 1758 में ही हो गई थी, है ना। वो जब मरे तो उसके बाद ये विद्रोह होता है। मिदनापुर और धार भूम के विद्रोह की बात करते हैं। 1766-1774 के बीच में हुआ था। 1760 में मिदनापुर पर नियंत्रण करने के बाद पूर्वी भारतीय सरकार ने एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शुरू करी। जमींदारों के समर्थन से रैयतों ने विद्रोह कर दिया। 1800 के दशक तक जमींदारों को अंततः उनकी जमींदारी से वंचित कर दिया गया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढाल शामिल थे। मिदनापुर धालमू का विद्रोह का ईस्वी याद रखिएगा 1766 से 1774। 1760 में नियंत्रण हो गया था। 66 में विद्रोह शुरू हुआ। 1800 के अंत तक जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया गया था और विद्रोह का नेतृत्व किया था दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढाल ने। आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा मैं भी स्लो हो गया हूँ बीच में, मैं फिर से तेजी से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा स्लो आपको पढ़ना है और बोर नहीं होना है, क्योंकि आप समझ लो कि जहाँ भी सिलेबस में बोरियत आएगी वहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला जो विद्रोह है वो है गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। मराठों और मैसूर के खिलाफ युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक ऐसी प्रणाली शुरू की जिसमें अंग्रेजी अधिकारियों को राजस्व किसान इजारादार के रूप में शामिल किया गया था। हेस्टिंग्स ने 1778 में मेजर अलेक्जेंडर हैने को इस क्षेत्र का इजारादार नियुक्त किया कि यह टैक्स वसूलेगा किसानों से। ठीक है, हन्ने के अत्याचार के कारण हन्ने बोले या मेजर अलेक्जेंडर हैने बोले कि इसने अत्याचार किया, इसके कारण जमींदारों और किसानों ने इस अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शुरुआती विद्रोह के कुछ ही हफ्तों के भीतर हन्ने के सभी अधीनस्थ या तो मारे गए या जमींदारी गुरिल्ला बलों द्वारा घेर लिए गए। विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन हन्ने को पद से हटा दिया गया और इनके इजारा को जबरन निकाल दिया गया। ये इसका परिणाम हुआ था। तो गोरखपुर, बस्ती और बहराइच उत्तर प्रदेश में इस तरह से विद्रोह हुआ था 1781 में। हन्ने का नाम याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद रखिएगा। अब है मुआमरियास का विद्रोह 1769-99। ऐसा प्रश्न पूछ देगा, आपको परेशान हो जाओगे कहाँ से नाम आया ये, इसलिए मैंने उसको भी डाल रखा है यहाँ पे। निम्न जाति के किसान कहलाते थे मुआमरिया, इन्होंने विद्रोह कर दिया था और असम के थे ये। असम के अहोम राजाओं की सत्ता को उन्होंने चुनौती दी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप अहोमों की शक्ति कमजोर हो गई और दूसरों को इस क्षेत्र पर हमला करने का अवसर मिल गया। जब नागरिक विद्रोह करेंगे तो मिलेगा अवसर। अंग्रेजों की सक्रिय सहायता से अहोम लोग जीवित रहने में कामयाब रहे, लेकिन अंततः वे बर्मा वाले आक्रमण करते थे
क्या आगे हार गए और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। तो ये था मोराम रियाज का विद्रोह। किसने किया था? निम्न जाति के किसान मुआमरिया ने किया था। किसके विरुद्ध किया था? असम के अहोम राजाओं के विरुद्ध किया था। असम कमजोर हुआ, बर्मा ने उसे हरा दिया और बाद में अंग्रेजों ने चूंकि सहायता करी थी इसलिए वही आंडोवला संधि है, उसके बाद इन्होंने उसको कब्जा लिया असम को। आगे चलते हैं। केरल वर्मा पझस्सी राजा का प्रतिरोध 1797 1800 टू 1805। राजा जिन्हें केरल सिम्हन, केरल का शेर या साइकी राजा के नाम से जाना जाता था, मालाबार क्षेत्र के कोट्टायम के प्रमुख थे। उन्होंने 1793 से 1805 के बीच 1793 से 1805 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो पूर्व समझौतों का उल्लंघन करते हुए कोट्टायम पर अंग्रेजी वर्चस्व का विस्तार हुआ था, इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। अंग्रेजों ने वीर वर्मा जो पझस्सी राजा के चाचा थे को कोट्टायम का राजा नियुक्त कर दिया। कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने के लिए पूरा नहीं किया, इसलिए नए राजा ने किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1793 में 1793 में पझस्सी राजा के नेतृत्व में किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। 1797 में एक शांति संधि हुई। सन 1800 में वायनाड को लेकर विवाद में जल्द ही फिर से संघर्ष छिड़ गया और पझस्सी राजा ने नायकों की एक बड़ी सेना संगठित की जिसे मप्पिल्यास और पठानों ने पूरक बनाया। उसके बाद नवंबर 1805 में वर्तमान केरल कर्नाटक सीमा के पास माविला टोडू में एक मुठभेड़ में पझस्सी राजा की मृत्यु हो जाती है और यह विद्रोह शांत हो जाता है। देखिए, केरल वर्मा पझस्सी राजा का विद्रोह 1797 से शुरू होता है, 1800 से 1805 तक चलता है। इसमें बहुत सारे ईस्वी हैं, किस किस समय में क्या क्या हुआ था ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। बीपीएससी वाले एग्जाम में शायद इससे प्रश्न आएगा, लेकिन अगर आप सिविल सर्विस यूपीएससी की तैयारी करते हो तो वो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, जिसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। आगे है बरेली विद्रोह। बरेली में 2 बार विद्रोह हुए थे, इसलिए मैंने इसको अलग अलग रखा है। तो 1816 का एक विद्रोह था बरेली का और एक था आपका 1857 का। तो पहले हम 1816 वाला पढ़ लेते हैं। 1857 से युद्ध से पहले, मतलब जो क्रांति थी उससे पहले, बरेली के नागरिकों ने 1816 में अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय रूप से विद्रोह किया। अंग्रेजों ने एक अलोकप्रिय एक कर था चौकीदारी कर, उसको लागू किया था, जिसे जनता में भारी आक्रोश फैल गया। उसको पुलिस कर या चौकीदारी कर कहते थे। मुफ्ती मोहम्मद इवाज ने एक फतवा जारी कर इस कर को अवैध घोषित किया, जिससे एक जिहाद विद्रोह भड़क उठा, जिसमें स्थानीय हिंदू और मुसलमान औपनिवेशिक अधिकारियों को कर भुगतान करने से इनकार करने के लिए एकजुट हो गए। देखिए, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 1816 में बरेली के विद्रोह में फतवा जारी करते हैं एक मौलवी मुफ्ती मोहम्मद इवाज, लेकिन चूंकि ये मुसलमानों ने जारी किया इसलिए सिर्फ मुसलमान जिहाद नहीं कर रहे थे, इसमें हिंदू भी शामिल हो गए। उन्होंने कहा हम चौकीदारी कर नहीं देंगे। तो अगर प्रश्न आता है कि बरेली का विद्रोह 1816 वाला किस चीज के विरुद्ध था, तो वो अंग्रेजों द्वारा जो एक कर लिया जाता था चौकीदारी कर, इसको पुलिस टैक्स भी कहते थे, उसके खिलाफ था। ठीक है, अब आते हैं 1857 का बरेली विद्रोह। देखिए, प्रश्न ऐसे हो सकता है कि 1857 के से पहले के बरेली विद्रोह क्यों हुआ था और 1857 क्या हुआ था, इसलिए अलग अलग ध्यान से पढ़ लीजिए। 1857 वाले की बात करते हैं तो खान बहादुर खान रोहिल्ला, जो पूर्व रोहिल्ला शासक हाफिज रहमत खान के पोते थे, इन्होंने इस विद्रोह को किया था। रोहिलखंड राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा 31 मई 1857 को बरेली में कर दी गई कि अब अंग्रेजों के अधीन हम नहीं हैं। बरेली सिपाही विद्रोहियों और आम जनता दोनों का एक विशाल केंद्र था, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मुक्ति पाने के लिए एक साथ यह विद्रोह किया था। मतलब बरेली के विद्रोह में न सिर्फ बरेली के सिपाही विद्रोही थे, बल्कि वहां की आम जनता भी शामिल थी। खान बहादुर खान ने बरेली में एक स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना की और हिंदू और मुस्लिम नागरिकों के बीच मजबूत एकता को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया। बढ़िया नेता। सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया। बरेली के विद्रोह को किसने कुचला? बरेली के विद्रोह को किसने कुचला? कॉलिन कैंपबेल। ठीक है। खान बहादुर खान को नेपाली सेना ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। 24 फरवरी 1860 को बरेली के कोतवाली में उन्हें सार्वजनिक रूप से सबके सामने मृत्युदंड दिया गया। तो इस तरह से बरेली का जो 2 विद्रोह हुआ, एक 1816 में हुआ, एक 1857 में हुआ। 1816 का जो विद्रोह था वो चौकीदारी करके विरुद्ध था और 1857 का जो विद्रोह था वो रोहिलखंड है उसको स्वतंत्र घोषित करने के विरुद्ध था। ठीक है। तो और किसने दबाया था विद्रोह को? कॉलिन कैंपबेल ने। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो उनका नाम था
खान बहादुर खान कौन थे? तो रोहिल्ला शासक हाफिज रहमत खान के पोते थे। आगे चलते अब है पाइका विद्रोह या पायक विद्रोह 1817, इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह से 40 वर्ष पूर्व उड़ीसा में विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था और यह एक सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, इस विद्रोह को उड़ीसा में भारत के पहले संगठित स्वतंत्रता संग्राम के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। माना जाता है कि सबसे बढ़िया विद्रोह माना गया था उस समय का। पाइक, पाइक का मतलब होता है पैदल सैनिक। उड़ीसा की पारंपरिक किसान सेना थी। ठीक है, वे गजपति राजाओं के वंशानुगत योद्धा के रूप में सेवा करते थे। शांति काल में कृषि कार्य करते थे और युद्धों के दौरान संरक्षा। देखिए, जब युद्ध होता था तो वो सेना में भर्ती रहते थे, सेना का काम करते थे, और युद्ध नहीं होता था तो वो किसान थे। ठीक है, तो वही पाइक कहलाते थे, पैदल सैनिक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई भूमि राजस्व नीति लागू की, जिसके कारण पाइक समुदाय से उनकी पीढ़ियों से चली आ रही किराए मुक्त पैतृक संपत्ति जो जमीन थी ना, वो छीन ली गई। ब्रिटिश प्रशासन ने भारी टैक्स लगा दी, जिससे किसानों और स्थानीय जमींदारों पर गंभीर प्रभाव पड़ा, इसलिए यह विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने पारंपरिक कौरी मुद्रा प्रणाली थी उनकी, उसको सिक्का रुपये से बदल दिया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ। दो तरह के हो गए करेंसी। इस विद्रोह का नेतृत्व खुर्दा राजा के पूर्व सर्वोच्च सैन्य जनरल बख्शी जंग बंधु विद्याधर मोहपात्रा ने किया था। उन्होंने स्थानीय कोंद जनजातियों और असंतुष्ट किसानों को अपने साथ एकजुट किया था। मार्च 1817 में बानापुर और खुर्दा में विद्रोह भड़क उठा। पाइका विद्रोह कहां भड़क उठा था? मार्च 1817 में बानापुर में और खुर्दा में। विद्रोहियों ने पुलिस चौकियों और सरकारी इमारतों पर हमला किया, उन्हें जला दिया और ब्रिटिश खजानों को लूट लिया। विद्रोह उड़ीसा के कई क्षेत्रों में तेजी से फैल गया, जिनमें पुरी, पिपीली और कटक भी शामिल हैं। परिणाम क्या हुआ? दबा देंगे। ब्रिटिश सेना ने कुछ ही महीनों में विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन बख्शी जनबंधु ने 1825 में आत्मसमर्पण करने तक गुल्ला युद्ध अभियान जारी रखा। अब इसमें मैंने एक नोट लिखा है, उस नोट को समझिए। क्योंकि यह 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था, इसलिए भारत सरकार और उड़ीसा के इतिहासकारों ने पाइका विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध के रूप में मान्यता देने की व्यापक रूप से वकालत की है। 1857 से पहले हुआ था, 1817 में हुआ था, व्यापक विद्रोह था, इसलिए इसको भारत सरकार और उड़ीसा के इतिहासकारों ने पाइका विद्रोह जो है उसको भारतीय स्वतंत्रता का पहला विद्रोह के रूप में मान्यता देने की वकालत करी है व्यापक रूप से। आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है रामोसी विद्रोह। पश्चिमी भारत, मुख्यतः महाराष्ट्र के पुणे और सतारा क्षेत्र में रामोसी जनजाति द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। यह एक प्रमुख जनजातीय और किसान विद्रोह था। मराठा साम्राज्य के समय रामोसी लोग पुलिस, चौकीदारी और सैन्य सेवाओं से जुड़े हुए थे। 1818 में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने इस वंशानुगत सेवाओं को समाप्त कर दिया और इससे वे बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों द्वारा नई भू राजस्व लगान नीतियों और करों के कारण उनकी आजीविका भी छीन ली गई। वो जमीन ले लिया था उन्होंने। 1825 से 26 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने राहत का कोई कार्य नहीं किया और कर वसूलते रहे। इसलिए ये विद्रोह फैलता है, दो चरण में होता है, प्रथम और द्वितीय चरण पढ़ते हैं हम। प्रथम हुआ था 1822 में, जिसकी शुरुआत रामोसी जनजाति के प्रमुख नेता चित्तूर सिंह ने की थी। उन्होंने सतारा के आसपास के क्षेत्रों और ब्रिटिश खजानों पर हमले किए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन किया। जो सेकेंड स्टेज था, दूसरा चरण, वो हुआ था 1825 से 1829 में। यह अधिक व्यापक था, पहले से ज्यादा तेज था यह विद्रोह। इसका नेतृत्व उमाजी नाइक, पुणे में रहते थे, पुणे के थे वो, उन्होंने किया था। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर ब्रिटिश चौकियों और संचार मार्गों को बाधित कर दिया था। यह विद्रोह 1829 तक चला, जिसे अंततः ब्रिटिश सेना ने बलपूर्वक कुचल दिया। परिणाम क्या हुआ? इस विद्रोह की तीव्रता और उमाजी नायक के प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा। बाद में अंग्रेजों ने रामोसी समुदाय के लोगों को अपनी पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती करना शुरू कर दिया, ताकि वे दोबारा बगावत ना करें। देखिए, रामोसी विद्रोह जो है वो इस तरह से चला कि जो रामोसी जनजाति थी वो मराठों के सैनिक थे। मराठे जब हारते हैं तो ये सेना से इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो उनके बात मानते थे। अब उनसे वो चूंकि किसान भी थे, आपने हमेशा पढ़ा कि जो हमारे यहाँ सैनिक कौन थे? किसान तो थे। जब शांति काल है तो कृषक वर्ग कहलाते थे, जब युद्ध काल है तो लड़ाई करते थे। तो इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। पहला चरण था चित्तूर सिंह के नेतृत्व, दूसरा था उमाजी नाइक के रूप में। विद्रोह बहुत बढ़िया रहा, सफलता नहीं मिली क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से फैल गए थे देश में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस बाद में ऐसा तीसरा भी चरण ना हो जाए इसका, और फिर से ये विद्रोह ना करे, क्योंकि ये ट्रेंड सिपाही थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने अपनी पुलिस और सुरक्षा बलों में उनकी भर्ती करनी शुरू कर दी, ताकि दोबारा बगावत ना करे। इस तरह से समझिए बात को। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1822 से 1829। अब है कित्तूर विद्रोह और नायक विद्रोह।
कित्तूर विद्रोह 1824 में हुआ था। यह वर्तमान कर्नाटक में स्थित कित्तूर रियासत की रानी चेन्नम्मा द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। देखिए आपको ना इस भी याद रखना है और किसने किया विद्रोह, सब के सब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी हो रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत रानी चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को कित्तूर का वैध अधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। मैंने 2-3 साइड पहले ये बात आपको बताई है कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी और जो डलहौजी की थी, और वेबकट्स और जो सहायक संधि थी वेलेस्ली की वो क्या थी। तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश आधिपत्य को चुनौती दी और युद्ध में ब्रिटिश सेनापति जॉन थैकरे को मार गिराया। प्रारंभिक सफलता के बाद रानी को अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई या मार दी गई है। अब आता है नायक विद्रोह। नायक विद्रोह के नाम से मुख्य रूप से 2 प्रमुख आदिवासी विद्रोह हैं। पहला है नायक विद्रोह 1858 से 1860 और दूसरा है नायक भील विद्रोह 1850 के दशक में, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं। तो पहला है नायक विद्रोह जो 1858 से 1860 तक लड़ा गया था। गुजरात के पंचमहल और सांखेरा क्षेत्र में नायक दास आदिवासी समुदाय ने रूपा नायक और के नायक के नेतृत्व में ब्रिटिश दमनकारी शासन के खिलाफ यह विद्रोह किया था। दूसरा था नायक भील विद्रोह 1850 के दशक में मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र के भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। तो हमने कित्तूर विद्रोह पढ़ लिया और नायक के दोनों विद्रोह पढ़ लिए। आगे देखते हैं। आगे है कुर्ग विद्रोह। 1833-1834 के दौरान हुआ था कुर्ग विद्रोह, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुर्ग के शासक के बीच हुआ एक सैन्य संघर्ष था। 1837 में भी दक्षिण भारत के एक कनारा कुर्ग विद्रोह हुआ था। पहला जो हुआ था कुर्ग 1833 से 34 में और दूसरा हुआ था 37 में। यह भी 2 तरह से था, याद रखिएगा। कुर्ग के अंतिम स्वतंत्र हलेरी शासक हराली वंश के राजा चिक्का वीर राजेंद्र और अंग्रेजों के बीच तनाव था। राजा द्वारा अपनी जनता पर अत्याचार करने और ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाने का अंग्रेजों ने आक्रमण किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 1834 में कुर्ग पर युद्ध की घोषणा कर दी। कुर्ग के लोगों ने अपनी बहादुरी से कड़ा प्रतिरोध किया। यहाँ एक बात समझना है, कुर्ग के लोगों को तो राजा अत्याचार करते थे जनता पर, तो इन्होंने विरोध किया। चलो देखते हैं। राजा चिक्का वीर राजेंद्र ने 10 अप्रैल 1834 को आत्मसमर्पण कर दिया और मई 1834 को कुर्ग राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद 1837 में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ कुर्ग के लोगों ने पुनः अमारा सूलिया विद्रोह, ये वाला ना कनारा कुर्ग विद्रोह भी कहते हैं इसको, उसमें भाग लिया, जिसे कंपनी की सेना ने दबा दिया था। इस तरह से हमने कुर्ग विद्रोह को पढ़ा। अब है कोल विद्रोह। अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है। कोल विद्रोह 1831-1832 ईस्वी के दौरान हुआ था। यह छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड के आदिवासी समुदायों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों और बाहरी लोगों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ किया गया। यह एक सशक्त सशस्त्र विद्रोह था। जब मैं सशस्त्र लिखता हूँ समझ जाना कि लोगों ने हथियार चलाए थे। यह विद्रोह 1831 में शुरू हुआ और 32 में पूरी तरह तक सक्रिय रहा, जिससे बाद में अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबा दिया। प्यार से तो वैसे भी नहीं दबते। यह छोटा नागपुर पठार, सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग मुख्यतः झारखंड में फैला हुआ था। कोल विद्रोह जनजातीय वहां की कोल अभी भी है, झारखंड की है। तो यह विद्रोह छोटा नागपुर का पठार, सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग में फैला हुआ था। आदिवासियों की भूमि पर बाहरी लोगों को दिकू कहते थे। ये हम आगे मैंने बिरसा मुंडा वाले में पढ़ाया है। उस कहता था का कब्जा, जो बाहरी लोगों का कब्जा था, नए भू राजस्व कानून और कर वसूली के वाले साहूकारों और जमींदारों का शोषण था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जुआ भगत, जिंजाई मानकी और मदारा महतो जैसे आदिवासी नेताओं ने किया था। देखिए ये ना याद रखिए इनका नाम, ये जो है ना, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये अगर कोल विद्रोह आएगा तो नेता का नाम पूछेंगे, बुद्धू भगत, जुआ भगत, जिंद्राई मानकी और मदारा महतो। अगर जेपीएससी एग्जाम दोगे तो ये प्री में क्वेश्चन आता ही आता है। कोली विद्रोह एक है कोल विद्रोह, एक है कोली विद्रोह, तो कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिया है। कोली विद्रोह क्या है? यह विद्रोह महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट और गुजरात, कच्छ व खानपुर क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1829 से 1848 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 31 से 32 के बीच और कोली विद्रोह 29 से 48 के बीच, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब है अगला बुंदेला विद्रोह, बुंदेलखंड आ गया, ठीक है। बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी में हुआ था। यह ब्रिटिश शासन के अत्याचारों, विशेष रूप से दमनकारी भू राजस्व नीतियों के खिलाफ बुंदेलखंड, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेला राजपूतों और अन्य स्थानीय नेता द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। फिर से सशस्त्र आया, मतलब हथियार उठाया गया था। अंग्रेजों द्वारा किसानों और जमींदारों, मालगुजारों से अत्यधिक कर वसूलना ये कारण थे। उनकी जागीरों को हड़पना। यह विद्रोह सागर, दमोह, नरसिंहपुर और नर्मदा क्षेत्र में विशेष रूप से फैला था।
देखिए मैंने विद्रोह की ईस्वी लिखी है, उसके नेता का नाम लिखा है जो सक्रिय थे वहाँ पे, मैंने उसके कारण लिखे हैं और कहाँ कहाँ पर हुआ था वो भी लिखा है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। जैतपुर के राजा परीक्षित, चंद्रपुर के जवाहर सिंह, नरहट के मधुकर शाह, हीरापुर के राजा हीरा शाह और मदनपुर के गोंड राजा दिलन शाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसकी योजना 1835-36 में बुढ़वा मंगल मेलों में बनाई गई थी, मेला था वो। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की हार 1841 से 42 से प्रेरित होकर बुंदेलों ने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार उठा लिए थे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब आंग्ल अफगान युद्ध हार गया था अंग्रेज, तो इनको लगा कि अब इनको हराया जा सकता है, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक मेला होता है बुढ़वा मंगल मेला, मंगलवार को लगता होगा, वहाँ पर एक रणनीति बनाई इन राजाओं ने मिलकर और बोला अंग्रेजों को भगा देते हैं। इस तरह से हुआ बुंदेला विद्रोह। आगे चलो, यहाँ तक सारा विद्रोह हमने पढ़ लिया है, नागरिक विद्रोह। अब हम जो यूपीएससी और पीसीएस के प्री की एग्जाम में जो पीवाईक्यूज आए हैं या एमसीक्यू आ सकते हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शुरुआती 100 वर्षों के दौरान हुए नागरिक विद्रोहों के संदर्भ में इनकी कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, नागरिक विद्रोह की शुरुआत मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में हुई। दूसरा है, इन विद्रोह के पीछे मुख्य उद्देश्य पुरानी सामाजिक व्यवस्था और शासकों के अधिकारों को पुनर्स्थापित करना था। इन विद्रोहों का अखिल भारतीय स्तर पर एक केंद्रीय नेतृत्व था। ये तो गलत ही होगा, ये जो देखिए यहाँ पे ना 3 लिखना मैं भूल गया हूँ, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये 3 है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा सही है ये बोल रहा है, तो व्याख्या ए है सिर्फ सही, मतलब 1 और 2। तो मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में हुआ था, सामाजिक व्यवस्था और शासकों के विरुद्ध था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। अगर होता तो भारत तब का आजाद हो गया होता, ठीक है। तो ये इसका आंसर 1 और 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक विद्रोह सन्यासी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य है, ठीक है। यह विद्रोह महाराष्ट्र क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था। बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। यह विद्रोह पूर्णतः अंग्रेजों के पक्ष में था। इसका नेतृत्व केवल आदिवासी नेताओं ने किया। देखिए इसका आंसर है आनंद मठ। आनंद मठ को छोड़ के सन्यासी विद्रोह के बारे में इनमें से कोई भी लाइन सही नहीं है, क्योंकि यह आदिवासियों द्वारा नहीं किया गया था, ये सन्यासियों फकीरों द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के पक्ष में कोई विद्रोह क्यों होगा भाई, ठीक है। तो आदिवासियों, यहाँ भी आदिवासी वर्ड है, तो ये आंसर ये है, सन्यासी विद्रोह फकीरों द्वारा किया गया था, बंगाल का विद्रोह था और आनंद मठ में इसका वर्णन है, तो आंसर है बी, ठीक है। आगे है कि वर्ष 1857 में के महान विद्रोह के दौरान बिहार के विद्रोह किसने किया था, ये वीर कुंवर सिंह। यहाँ पे ये पढ़ा नहीं गया, लेकिन ये कॉमन सा क्वेश्चन है, मैंने पहले पढ़ा रखा है इसको। पाइका विद्रोह, पाइका रेवेलियन, जिसने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था, ये हुआ था ओडिशा में। पायक कौन थे, पैदल चलने वाले किसान, ठीक है। अब 1808 से 1809 में त्रावणकोर में हुए नागरिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, और उसने कौन सी प्रसिद्ध घोषणा जारी करी थी, दीवान वेलुथम्पी ने किया था, और कुंदारा घोषणा है ना, कुंदारा नामक जगह पे हुआ था कि चलो अब पीट के भगाते हैं इनको, ठीक है। अब मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के पूर्व के 100 वर्षों में घटित हुए छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह की पराकाष्ठा थी। 1857 विद्रोह से पूर्व भारत में जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में। उसके बाद है अवध में 1799 में नागरिक विद्रोह कारण, ये मैंने पढ़ाया है। फिर बिहार का योगदान, ये तो चलिए बिहार वाले में मैंने पढ़ा हुआ है। 1857, देखिए 1857 से यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 1857 का विद्रोह आगे पढ़ाऊंगा, इसके बाद किसान पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ा दूंगा मैं, तो आप सारा आंसर दे पाओगे। बाकी यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आपको मैं आपको जानकारी मैंने उसकी दे दी है पीछे पूरे कंटेंट में। आप ध्यान से कंटेंट को पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा। ये 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, लेकिन क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करना है और एक भी चीज़ ऐसा ना छूट जाए कि एग्जाम में फिर आपको याद है कि बीपीएससी पाठशाला भी चौहान की तैयारी करी थी, धोखा दिया उन्होंने। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। बीपीएससी पाठशाला भी चौहान चैनल है। अगले वीडियो में हम किसान आंदोलन 1857 से पहले और उसके बाद जितनी किसान आंदोलन है सबके बारे में चर्चा करेंगे। लंबा होगा वो वीडियो, इतना लंबा नहीं होगा, फिर भी आधे घंटे का तो होगा ही। और कंप्लीट प्री मेंस की तैयारी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे प्री मेंस की। और इस तरह से यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। अंत तक जुड़े रहने का धन्यवाद। आपसे गुजारिश है, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से फैमिली में शेयर कीजिए। आप हमारे साथ में सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ नहीं रहे हैं, व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते, तो कोशिश कीजिए उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे मिले इसका, और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।